हेलो फ्रेंड्स। हिंदी भूत की कहानियां में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर मैं आपके लिए सच्ची घटना पर आधारित रोंगटे खड़े कर देने वाली एक नई भूत की कहानी लेकर आया हूं। लेकिन इस रोंगटे खड़े कर देने वाली नई भूत की कहानी को सुनने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई स्टोरीज की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आती है तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप इन स्टोरीज को लाइक भी कर सकते हैं और अगर आपको ये स्टोरीज पसंद नहीं आती तो आप इनको डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई कमेंट या सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ भी कोई ऐसी सच्ची घटना हुई है तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से उन्हें पब्लिश करूंगा। आप अपनी स्टोरीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। तो आइए, वक्त है रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनकर डरने का। मेरा नाम आदित्य है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये बात साल 2008 की है। वो भारी मंदी का दौर था। उस दौरान कई लोगों की नौकरियां चली गई थी और उनमें से एक मैं भी था। लगभग 6 महीने तक घर पर बैठे रहने के बाद मैंने दूसरे शहरों में भी नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया था और मुझे कुछ ही दिन में रायपुर छत्तीसगढ़ में नौकरी मिल गई। मुझे एक नामी एडवर्टाइजिंग कंपनी में जॉब मिल गई। वैसे तो रायपुर शहर मेरे लिए नया नहीं था, क्योंकि मेरे बहुत सारे रिश्तेदार उस शहर में रहते थे और हमारा भी उस शहर में आना जाना लगा रहता था। मैंने तुरंत ही रायपुर जाने का फैसला किया और एक हफ्ते में मैं रायपुर पहुंच गया। 3 दिन होटल में रहने के बाद मुझे एक बहुत ही बड़ा 2 कमरों का सेट बहुत ही सस्ते किराए में रायपुर शहर के लोधीपारा कॉलोनी में मिल गया। घर बहुत ही सुंदर था और इतना बड़ा घर सस्ते किराए में पाकर मैं बहुत खुश था। मैं पूरा दिन ऑफिस में ही रहता था और रात को बाहर से खाना खाकर रात लगभग 10 बजे तक अपने कमरे में पहुंचता था और कुछ देर मोबाइल पर टाइम स्पेंड करने के बाद मैं सो जाता था। इतने बड़े घर में मैं अकेले रह रहा था। 10-15 दिन तक मुझे सब नॉर्मल लगा, लेकिन लगभग 2 हफ्तों बाद रात को अचानक मेरी नींद रात 2 से 3 के बीच खुल जाया करती थी और उस दौरान मुझे बहुत एकदम तीखी अगरबत्ती की खुशबू आया करती थी। मुझे बहुत हैरानी होती थी कि इस घर में तो मैं अकेले रहता हूँ, पर यहाँ कौन अगरबत्ती जला रहा है, वो भी इतनी रात को। खैर, मैं इस बात को नजरअंदाज करके फिर सो जाया करता था। लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। रविवार को छुट्टी वाले दिन मैं ज्यादातर घर पर रहना पसंद करता था, क्योंकि वो गर्मियों का टाइम था और रायपुर में बहुत गर्मी पड़ती है। पर ना जाने उस घर में ऐसा क्या था कि वहां ठंडक लगती थी। मुझे ऐसा लगने लगा कि उस घर में मेरे साथ कोई और भी है और वो मुझ पर नजर रख रहा है। वहां 2 कमरे थे। मैं पहले वाले कमरे में रहता था और दूसरा कमरा खाली था। ऐसा लगता था कि अचानक से कोई मेरे सामने से भागकर धुंधला सा साया इस कमरे से उस कमरे में चला गया। मैं दौड़कर दूसरे कमरे में देखता तो वहां कोई नहीं मिलता। कभी कभी ऐसा लगता कि उस कमरे में कोई बात कर रहा है, लेकिन वहां जाकर चेक करने में कोई नहीं मिलता। मैं इसे अपने मन का वहम मानकर नजरअंदाज कर देता। फिर एक रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं पहली बार बहुत ज्यादा डर गया। मैं उस रात ऑफिस से जल्दी आ गया था और खाना पैक करवा कर लेके आया था। उस रात मैंने खाना घर पे ही खाया और ज्यादा खाना खा लेने की वजह से मुझे जल्दी नींद आ गई। आधी रात हो चुकी थी और मैं भी लगभग आधी नींद में ही था। मुझे ऐसा लगा कि एकदम से सर से लेके पैर तक कोई काला आदमी, जिसकी कद काठी बहुत बड़ी थी, वो मेरे सिरहाने के पास बैठकर मुझे घूरे जा रहा है। मैं डर से कांपने लगा, लेकिन मेरा शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी और फिर वो साया गायब हो गया। इस घटना के बाद मैंने सोचा शायद ये मैंने सपने में देखा होगा और मैं अपने मन को समझाने लगा। अगले दिन मैंने मम्मी को दिल्ली में फ़ोन करके इस घटना के बारे में बताया, तो मम्मी घबरा गई और मम्मी ने मुझे अपने साथ किसी और को भी रूम शेयर करने के लिए बोला। मम्मी ने साथ में मुझे ये भी कहा कि रात को तकिए के नीचे चाकू रखकर सोना।
उस दिन के बाद से मैं तकिए के नीचे चाकू रखकर सोने लगा। कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं हुआ, सब नॉर्मल हो गया। 2 हफ्ते बाद पापा मम्मी मुझसे मिलने रायपुर आ गए और उन लोगों ने भी मेरे साथ वहां कुछ दिन बिताने की बात कही। मैं पापा मम्मी के आने से बहुत खुश था। उस कमरे में 2 पलंग थे। जो पलंग खाली था उस पे पापा सो रहे थे और मम्मी नीचे गद्दा बिछाकर सो जाती थी। वो शायद अमावस की रात थी और आधी रात को पापा चीख मारकर उठ खड़े हुए। मम्मी और मैं भी जागकर खड़े हो गए कि क्या हुआ। पापा ने कहा कि कोई काला साया उनका गला दबा रहा था। हम सब बहुत डर गए थे। हम सब ने हनुमान चालीसा पढ़ी और फिर कुछ देर बातें करके सो गए। अगले दिन पापा ने कहा कि यह मकान कई दिन से खाली था और पूजा पाठ नहीं हुई है, इसलिए शायद यहाँ पे ऐसा हो रहा है। हमने वहाँ पंडित जी बुलाकर पूजा करवाई और 3 दिन वहाँ सब कुछ ठीक रहा। 3 दिन बाद एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हम सबकी रूह को कँपा दिया। उस घर में टॉयलेट कमरे के बाहर मकान के पीछे था। मम्मी रात को टॉयलेट जाने के लिए उठी और जैसे ही उन्होंने लाइट का स्विच ऑन करना चाहा, वो जोर से चिल्ला पड़ी कि मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया है, बचाओ। पापा और मैं हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। मैंने सोचा कहीं उनको करंट तो नहीं लग गया और मैंने जाकर लाइट चालू की तो देखा मम्मी का हाथ तो बोर्ड से दूर था और वो वहीं खड़ी हुई दर्द से चिल्ला रही थी। उन्होंने अपनी कलाई दिखाई तो उस पर नीला निशान बन गया था, जिस पर उंगलियों के निशान दिखाई दे रहे थे। अब तो हद हो गई थी। हम लोगों ने वो रात जाग कर बिताई और अगले दिन अपनी मौसी, जो अब बाग बहरा में रहती थी, उनको बुलाया। उनके ऊपर देवी आती थी और वो उस घर में कुछ दिन हमारे साथ बिताने के लिए तैयार हो गई। मम्मी पापा मुझे वो घर खाली करने के लिए बोलने लगे थे। मैंने कहा, मम्मी इतना बढ़िया घर इतने कम किराए पर नहीं मिलेगा, शायद कोई उपाय करेंगे तो ऐसी परेशानी नहीं होगी। मौसी ने भी यही बात मम्मी पापा को समझाई। उसी रात करीब 3 बजे मौसी, जो कि मम्मी के साथ सो रही थी, अचानक जोर जोर से बड़बड़ाने लगी। वो एकदम से चिल्लाकर उठ बैठी। हम सब ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने जो हमें बताया उसको सुनकर हम सबके होश ही उड़ गए। उन्होंने बताया कि इस घर में एक बहुत ही खतरनाक जिन्न रहता है और वो हजारों साल पुराना जिन्न है। उसका कद भी करीब 10 फुट का है और वो एकदम काली नेगेटिव शक्ति है। वो मुझ पर हावी होना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर मौजूद देवी शक्ति के अंश ने उसे रोक दिया। वो जब भी यहाँ रात में घूमता है तो उसके आने की मौजूदगी से अगरबत्ती की तेज खुशबू आती है। मौसी ने ये बताया कि वो बहुत ज्यादा नाराज है और चाहता है कि इस घर में कोई ना रहे। वो रात भी बातें करती गुजरी। अगले दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। थके होने की वजह से मम्मी पापा और मौसी दोपहर में सो रहे थे और मैं टीवी में प्रोग्राम देख रहा था। दोपहर के 2 बज रहे थे और मैंने देखा अचानक एकदम काला धुआं उड़ता हुआ दूसरे खाली कमरे से हम जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में आने लगा और देखते ही देखते वो एक बड़े काले साये के रूप में बदल गया। वो करीब 10 फुट का काला साया मेरी तरफ जैसे ही लपका, मेरी चीख निकल गई और मेरी चीख सुनकर मम्मी पापा और मौसी उठ गए। उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ। मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। मैंने सिर्फ उंगली से इशारा करते हुए कहा कि वहां से कुछ आया। फिर हिम्मत जुटाकर जब मैंने होश संभाला तो उनको सब बताया कि उस कमरे से एक काला धुआं उड़ के आया था और उस काले धुएं ने एक बड़े से साये का रूप ले लिया और वो मेरी तरफ लपकने वाला था। हम सब ने हिम्मत करके दूसरे कमरे में जाके देखा तो वो दूसरा कमरा खाली था। मैं कभी भी भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस रात उस जिन ने मुझे दिन के टाइम अपना रूप दिखाकर ये मानने पर मजबूर कर दिया कि इस दुनिया के पार भी एक दूसरी खतरनाक दुनिया होती है। वो रात मैं बहुत बेचैन था। रात को आंख जल्दी लग गई। आधी रात में दर्द के मारे मैं चिल्लाकर उठ गया। मैंने आधी रात में एक सपना देखा था कि कोई काला आदमी चुपके से आकर मेरे पलंग के पास बैठ गया और उसने जोर से मेरी कलाई पकड़कर अपने दांतों से काट लिया। मेरी कलाई में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने मम्मी पापा को और मौसी को बताया
कि कलाई को सपने में किसी ने काटा था और दर्द से मैं उठ गया, लेकिन सबके होश उड़ गए जब हमने देखा जब हम सबने देखा कि मेरी कलाई पर दांतों के निशान थे और उस जगह से खून बह रहा था। अब तो हद ही हो गई थी। मौसी ने हम सब लोगों को सावधान किया कि अब ये जगह रहने लायक नहीं है। वो हमला करने लगा है और अब ये जानलेवा हमला भी कर सकता है। हमने उसी दिन वो घर खाली कर दिया और अपने एक रिश्तेदार के यहाँ चले गए। इस घटना को आज भी याद कर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये घटना मेरे जैसे उन सभी लोगों के लिए एक बहुत प्रामाणिक सत्य है कि सच में दुनिया में भूत प्रेत और आत्माओं का अस्तित्व है।